ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिमाग में चार्ट्स, ग्राफ्स और पैसों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और अनुशासन की परीक्षा है? अगर आप ट्रेडिंग को केवल एक शॉर्टकट समझते हैं अमीर बनने का, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड आपको ट्रेडिंग की उस गहराई में लेकर जाती है जहां आमतौर पर सिर्फ प्रोफेशनल्स ही पहुंच पाते हैं। ये किताब सिर्फ यह नहीं बताती कि चार्ट कैसे पढ़ा जाए या कौन सा इंडिकेटर यूज करें। यह आपको वो सोच देती है जो एक असली ट्रेडर को चाहिए होती है। यहां बात होती है माइंडसेट की, रणनीति की और उस आत्मनियंत्रण की जो हर ट्रेड में जरूरी है। जब मार्केट उतार चढ़ाव से भरा होता है, तब कैसे शांत रहना है, कब ट्रेड में घुसना है और कब बाहर निकल जाना है, ये सब बातें किताब के हर चैप्टर में बड़ी गहराई से समझाई गई हैं। कार्टर खुद एक अनुभवी ट्रेडर हैं और उन्होंने अपने अनुभव से सीखी गई चीजों को बेहद सरल, सटीक और ईमानदारी से इस किताब में बांटा है। ये किताब न तो आपको झूठे सपने दिखाती है, न ही आपको चमत्कारी शॉर्टकट्स देती है, बल्कि यह बताती है कि किस तरह एक सामान्य इंसान मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के जरिए एक सफल ट्रेडर बन सकता है। और यही इसे बाकी ट्रेडिंग किताबों से अलग बनाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग को एक पेशा बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई मास्टर बनना चाहते हैं इस गेम के, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी, हर उस मोड़ पर जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। चैप्टर 1, जॉन एफ कार्टर अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड के पहले अध्याय की शुरुआत एक बड़े ही स्पष्ट और ईमानदार संदेश के साथ करते हैं। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक पेशा है, एक आर्ट है और सबसे बढ़कर एक विज्ञान है। वे बताते हैं कि अधिकतर नए ट्रेडर्स इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मार्केट को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि थोड़े बहुत चार्ट्स पढ़कर, कुछ न्यूज़ देखकर और ऑनलाइन टिप्स के सहारे वे तेजी से पैसा कमा लेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कार्टर इस अध्याय में अपने शुरुआती दिनों की कहानी साझा करते हैं, जब उन्होंने खुद भी ट्रेडिंग को आसान समझ लिया था। पर जब नुकसान हुए, तब समझ आया कि असली लड़ाई तो अपने ही दिमाग से है, डर, लालच और असहजता से। उन्होंने देखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी रैंडमली ट्रेड नहीं करते। उनके पास एक सुविचारित प्लान होता है, एक सिस्टम होता है और सबसे जरूरी, उनमें आत्म अनुशासन होता है। पहले अध्याय में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग सीखना उसी तरह का सफर है जैसे कोई पायलट बनता है या डॉक्टर। इसे एक प्रोफेशन की तरह अपनाना पड़ता है, जहां न केवल टेक्निकल ज्ञान की जरूरत है, बल्कि मानसिक संतुलन और लगातार अभ्यास भी उतना ही जरूरी है। किताब यहां पर एक गहरा सवाल उठाती है, क्या आप ट्रेडिंग को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं या आप बस किस्मत आजमाने आए हैं? कार्टर बताते हैं कि शुरुआती ट्रेडर अक्सर परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार काम करे। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ट्रेडर की सोच, उसकी तैयारी, उसका रिस्क कंट्रोल और उसका इमोशनल बैलेंस। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट में आने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछें कि आपकी वजह क्या है। क्या आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं या आप वाकई इस खेल को समझना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए और उतने ही तैयार हैं हार को स्वीकारने के लिए? जॉन कार्टर का मानना है कि जो लोग इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे पाते हैं, वही आगे चलकर सच्चे प्रोफेशनल बनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या एक ऐसा प्रोसेस अपनाना चाहते हैं जो आपको हर एंट्री और एग्जिट के पीछे की सोच समझने में मदद करे? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है, जुआरी और ट्रेडर के बीच। चैप्टर 2, जॉन एफ कार्टर अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड के दूसरे अध्याय में हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां से असली ट्रेडिंग की तकनीकी समझ शुरू होती है। लेकिन वे तकनीकी संकेतों और चार्ट पैटर्न्स से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं, और वो है व्यक्तिगत तैयारी, यानी द ट्रेडर्स माइंडसेट एंड डेली रूटीन। इस अध्याय की शुरुआत कार्टर एक बेहद सटीक बात से करते हैं। हर दिन मार्केट के सामने बैठना एक टेस्ट है। आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, यही असली स्किल है। वह बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का पहला कदम है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना।
ट्रेडिंग केवल मॉनिटर के सामने बैठने और बटन क्लिक करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रिपरेशन का नतीजा है। कार्टर बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर का दिन मार्केट खुलने से पहले ही शुरू हो जाता है। सुबह सुबह की गई तैयारी, पिछले दिन के चार्ट्स का रिव्यू और उस दिन की संभावित खबरों का विश्लेषण, ये सब मिलकर निर्णयों को स्पष्ट बनाते हैं। यहाँ वह एक अहम बात साझा करते हैं, यदि आप प्लान के बिना ट्रेड कर रहे हैं तो आप हारने के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं। इस अध्याय में हमें यह भी बताया जाता है कि केवल तकनीकी संकेतों पर भरोसा करना गलत हो सकता है अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। दिन के पहले ट्रेड से पहले आपको यह तय करना होता है कि आप उस दिन किस प्रकार का मूड लेकर बैठे हैं। क्या आप शांत हैं, केंद्रित हैं, या सिर्फ बदले की भावना से पिछला नुकसान निकालना चाहते हैं? यदि आप खुद को नहीं समझेंगे तो मार्केट आपको हर बार मात देगा। इसके साथ ही कार्टर हमें एक बेहद जरूरी टूल से परिचित कराते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर भरने की डायरी नहीं होती, बल्कि यह एक आईना होता है जो बताता है कि आपकी सोच सही दिशा में है या नहीं। जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही नहीं, बल्कि हर उस भावना को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है जो आपने ट्रेड करते वक्त महसूस की। वो कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड वही होता है जिसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, भले ही उसका नतीजा नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी का पालन करना ही आपको प्रॉफिट की ओर ले जाएगा, न कि इमोशंस के पीछे भागना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ट्रेडिंग के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होती है। रात देर तक जागकर, थक कर या आधे ध्यान से ट्रेड करना आत्म नुकसान के बराबर है। कार्टर इसे ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन कहते हैं, जहां तैयारी, समय की पाबंदी और आत्म विश्लेषण उतने ही जरूरी हैं जितना कि कोई टेक्निकल सेटअप। अब जब इतना कुछ जान चुके हैं तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर ट्रेडिंग गलती के पीछे सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या और मानसिक स्थिति भी जिम्मेदार हो सकती है? क्योंकि जब तक आप खुद को मैनेज नहीं करते, तब तक आप किसी मार्केट को नहीं समझ सकते। चैप्टर 3, जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड का तीसरा अध्याय उस मोड़ पर आता है जहां ट्रेडिंग एक रणनीति से जुड़ती है, यानी सेटिंग अप फॉर द ट्रेड। इस अध्याय में पहली बार लेखक हमें सीधे टेक्निकल एनालिसिस की गहराई में लेकर जाते हैं, लेकिन वह यह स्पष्ट कर देते हैं कि किसी भी तकनीकी उपकरण को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं। कार्टर कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली ताकत सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि उस जानकारी को पढ़ने और समझने की क्षमता में है। वह चार्ट्स को एक भाषा की तरह देखते हैं, एक ऐसी भाषा जो अगर सही से पढ़ी जाए तो आने वाला मूवमेंट पहले से समझा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ट्रेड से पहले का सेटअप ही साफ और व्यवस्थित रखें। इस अध्याय में लेखक उस मूलभूत संरचना की बात करते हैं जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन की शुरुआत करते हैं। इसमें स्क्रीन लेआउट से लेकर टाइम फ्रेम का चयन और किन इंडिकेटर्स को ऑन रखना है, यह सब शामिल होता है। कार्टर बताते हैं कि खुद को कंफ्यूज करने वाले ढेरों इंडिकेटर्स लगाने से बेहतर है कि आप कुछ गिने चुने लेकिन भरोसेमंद टूल्स का ही इस्तेमाल करें। वे खास तौर पर 2 बातों पर जोर देते हैं, फ्रेमवर्क सिंप्लिसिटी और मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। यानी ट्रेडिंग सेटअप इतना सरल होना चाहिए कि आप एक नज़र में समझ सकें कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है, और साथ ही हर ट्रेड किसी न किसी बड़े ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया। कार्टर हमें यह भी सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में एक्शन लेने से पहले अवधारणा बनाना जरूरी होता है। मतलब यह कि ट्रेड से पहले आप यह तय करें कि आपका प्लान क्या है, कहां एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस लगेगा और कहां प्रॉफिट बुक होगा। यह स्पष्टता ही उस मानसिक दबाव को कम करती है जो ट्रेडिंग के दौरान होता है। अध्याय का एक शक्तिशाली भाग वह है जहां लेखक इन्फॉर्म्ड ट्रेड और इंपल्स ट्रेड के फर्क को उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि एक सच्चा ट्रेड वह नहीं होता जो अचानक, उत्साह में या डर से लिया गया हो, बल्कि वह होता है जो सोच समझकर सेटअप के आधार पर लिया गया हो, बिना किसी जल्दबाजी या लालच के। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि ट्रेडिंग कोई रिएक्शन गेम नहीं है, ये एक प्लानिंग गेम है, और अगर आप प्लान नहीं करते तो मार्केट आपको हर रोज एक नया सबक सिखाता रहेगा, और वो सबक
अक्सर दर्दनाक होते हैं। अब जब आपने सेटअप की शक्ति और तैयारी की अहमियत को समझा, तो एक सवाल मन में उठता है, क्या आप आज तक जो ट्रेड करते आए हैं वो प्लान के साथ थे या बस मौके पर लिया गया फैसला? और अगर हर बार आप चार्ट देखकर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, तो क्या आप वाकई मार्केट के मास्टर बन सकते हैं? क्योंकि एक असली मास्टर कभी मौके का गुलाम नहीं होता, वह अपने नियमों का निर्माता होता है। चैप्टर 4, जॉन एफ कार्टर की मास्टरिंग द ट्रेड का चौथा अध्याय उस जगह पहुंचता है जहां ट्रेडिंग अब एक विचार नहीं बल्कि एक एक्शन बनने लगती है। इस अध्याय का शीर्षक है द स्क्वीज प्ले, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी ट्रेडिंग रणनीति जिसकी जड़ें गहरी हैं लेकिन जिसकी प्रकृति बेहद सिंपल है। यह अध्याय एक तरह से ट्रेडिंग का दिल खोल देता है, जहां डेटा, भावनाएं और समय तीनों एक साथ काम करते हैं। कार्टर यहां स्क्वीज नामक स्ट्रेटजी को विस्तार से समझाते हैं जो खुद उन्होंने वर्षों के अनुभव से तैयार की है। यह रणनीति उन मौकों की पहचान पर आधारित है जब मार्केट में वोलेटिलिटी अस्थायी रूप से कम हो जाती है और फिर अचानक तेज मूवमेंट की संभावना बनती है। वह इसे एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह समझाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो शांत दिखता है लेकिन भीतर से ऊर्जा से भरा हुआ है और किसी भी समय फट सकता है। स्क्वीज प्ले असल में दो संकेतों पर आधारित होती है, बॉलिंगर बैंड्स और केल्टनर चैनल्स। जब बॉलिंगर बैंड्स केल्टनर चैनल्स के अंदर चले जाते हैं, तब कार्टर मानते हैं कि मार्केट एक संकुचन कंप्रेशन में है, और जैसे ही ये बैंड्स फिर बाहर की ओर फटते हैं, वही होता है एक विस्फोट। यही वो मौका होता है जहां एक समझदार ट्रेडर एंट्री करता है। लेकिन कार्टर यहां केवल तकनीकी संकेतों की बात नहीं करते। वे बताते हैं कि स्क्वीज प्ले को सही तरीके से पकड़ने के लिए आपको यह भी देखना होता है कि ट्रेड किस दिशा में जाएगा, यानी कौन सी ताकत बड़ी है, बायर्स या सेलर्स। इसके लिए लेखक अन्य संकेतकों जैसे हिस्टोग्राम, मोमेंटम और प्राइस एक्शन का सहारा लेने की सलाह देते हैं ताकि मूवमेंट की दिशा पहले से भांपी जा सके। इस अध्याय में कार्टर ट्रेडर्स को यह भी सिखाते हैं कि स्क्वीज की एंट्री से पहले उन्हें कितनी तैयारी करनी होती है। वह बताते हैं कि एक अच्छा स्क्वीज सिग्नल तब बनता है जब मार्केट एक ट्रेंड के बाद रुकता है, कुछ मिनट, घंटे या कभी कभी कुछ दिन। लेकिन सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि जो लोग जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं वे अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार हो जाते हैं। कार्टर इस रणनीति को केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक मानसिक अनुशासन भी मानते हैं। वह कहते हैं कि स्क्वीज प्ले के दौरान ट्रेडर को अपने इमोशंस को साइड में रखकर केवल तथ्यों पर ध्यान देना होता है। कब एंट्री करनी है, कब स्टॉप लॉस सेट करना है और कब प्रॉफिट बुक करना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच वह एक चेतावनी भी देते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। जरूरी यह नहीं है कि हर स्क्वीज प्रॉफिट दे, बल्कि जरूरी यह है कि आप लॉन्ग टर्म में सही निर्णय लें और बार बार एक जैसे प्रोसेस को फॉलो करें। तब जाकर ही यह रणनीति आपको ट्रेडिंग में असली नियंत्रण और आत्मविश्वास देती है। अब जब आपने एक बेहद पावरफुल लेकिन डिसिप्लिन ड्रिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में वाकई धैर्य और नियम का पालन करते हैं या हर सिग्नल को बस एक मौका मानकर कूद पड़ते हैं? क्योंकि मार्केट सिर्फ तेज चाल वालों को नहीं बल्कि सही समय पर चलने वालों को इनाम देता है। चैप्टर 5, जॉन एफ कार्टर की मास्टरिंग द ट्रेड का 5वां अध्याय हमें उस पड़ाव पर लाता है जहां ट्रेडिंग अब एक शौक नहीं बल्कि एक युद्ध बन जाती है, एक ऐसा युद्ध जो हर ट्रेडर अपने ही अंदर लड़ता है। इस अध्याय का शीर्षक है 10 मिनट का टिक चार्ट और री एंट्री स्ट्रेटजी, और यहां से शुरुआत होती है उस गहराई की जहां ट्रेडर को न सिर्फ एंट्री की कला सीखनी होती है बल्कि री एंट्री की साइकोलॉजी भी। कार्टर बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वे एक ट्रेड में घुसते हैं, या तो घबरा कर जल्दी बाहर आ जाते हैं या लॉस होने पर वापसी की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट एक जिंदा प्राणी है जो हर समय मूव करता है और हर मौके के बाद एक दूसरा मौका भी आता है। बस जरूरत होती है सही नजर की और एक ठोस रणनीति की। इस अध्याय में कार्टर 10 मिनट के टिक चार्ट की अहमियत पर जोर देते हैं। वह इसे एक ऐसा जूम लेवल कहते हैं जो न तो बहुत ज्यादा डिटेल देता है कि आप ओवर एनालिसिस में फंस जाए और न ही इतना वाइड होता है
कि मूवमेंट मिस हो जाए। उनका मानना है कि यह टाइम फ्रेम स्वीट स्पॉट की तरह काम करता है, जहां आपको मार्केट की रफ्तार भी दिखती है और उसका इरादा भी। यहाँ कार्टर एक और गहरी बात सामने रखते हैं। री एंट्री का मतलब सिर्फ दोबारा एंट्री करना नहीं होता। इसका मतलब है उस पहली गलती को स्वीकार करना, अपने ईगो को मारना और फिर से अपने नियमों के आधार पर वापसी करना। वह कहते हैं कि री एंट्री सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक सफाई है। इस अध्याय में वह एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि कैसे कोई ट्रेडर स्क्वीज या मोमेंटम पर ट्रेड लेता है, लेकिन जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या स्टॉप हिट हो जाता है। इसके बाद वही सेटअप फिर से एक्टिव होता है, पर ज्यादातर ट्रेडर्स उसमें घुसने से डरते हैं क्योंकि पिछली बार नुकसान हुआ था। कार्टर यहीं पर सिखाते हैं कि असली स्किल यही है, जब वही मौका फिर सामने आए तो आप उसी आत्मविश्वास के साथ उसमें कदम रखें जैसे वह आपका पहला ट्रेड हो। इस प्रक्रिया में दो बातें सबसे अहम हैं। एक, आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल ईमानदारी से भरना होगा ताकि आप जान सकें कि किस मूवमेंट पर आपने डर दिखाया या जल्दबाजी की। और दूसरा, आपको हर री एंट्री को एक अलग निर्णय मानना होगा, न कि पिछली गलती का एक्सटेंशन। कार्टर यह भी बताते हैं कि री एंट्री को पहचानने के लिए आपको अपने चार्ट्स में कुछ निश्चित सिग्नल्स पर भरोसा करना होता है, जैसे कि मोमेंटम ऑसिलेटर्स, हिस्टोग्राम का रुकना या बढ़ना और प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस बिहेवियर। लेकिन वह चेतावनी भी देते हैं कि री एंट्री एक जाल भी बन सकती है अगर वह सिर्फ भावना के आधार पर हो। पिछली बार नहीं कमा पाए, इस बार तो जरूर जैसे विचारों से बचना जरूरी है। इस अध्याय का मूल मंत्र यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ केवल जीतने में नहीं, बल्कि सही मौके पर फिर से खेलने में है। प्रोफेशनल्स यही करते हैं, वे हारते हैं, पीछे हटते हैं, सीखते हैं और फिर से सही समय पर मैदान में उतरते हैं। अब जब आपने री एंट्री की रणनीति और उसके पीछे की मानसिक शक्ति को समझा, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या आप ट्रेडिंग में अपनी हार को सच में स्वीकार कर पाते हैं, या हर अगली ट्रेड सिर्फ बदला लेने की कोशिश बन जाती है? क्योंकि जब तक आप सीखने के लिए नहीं लौटते, तब तक आप सिर्फ हारने के लिए ही लौटते हैं। चैप्टर 6, जॉन एफ कार्टर की मास्टरिंग द ट्रेड का छठा और अंतिम अध्याय हमें उस मुकाम पर ले आता है जहां तकनीक, अनुशासन और अनुभव एक साथ मिलकर एक ऐसे ट्रेडर को जन्म देते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखता है। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग की सबसे रोमांचक लेकिन सबसे कठिन अवस्था पर बात करते हैं, कैपिटलाइजिंग ऑन वॉलेटिलिटी, यानी जब मार्केट उफान पर होता है और भावनाएं, लालच और डर सब मिलकर एक युद्ध सा माहौल बना देते हैं। कार्टर इस अध्याय की शुरुआत एक चेतावनी से करते हैं। वह कहते हैं कि वोलेटिलिटी एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। यह जितनी तेज मुनाफा दिला सकती है, उतनी ही तेजी से पूंजी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे समय में केवल वही ट्रेडर टिकते हैं जो न केवल तकनीकी विश्लेषण में कुशल होते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर बेहद संतुलित और स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं। लेखक यह बताते हैं कि मार्केट की हर बड़ी मूवमेंट के पीछे एक मनोवैज्ञानिक तरंग होती है और उस तरंग को समझना ही असली ट्रेडिंग है। इस अध्याय में कार्टर विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि वोलेटिलिटी का मतलब सिर्फ तेज मूवमेंट नहीं होता। असल में यह एक मौका होता है जहां बाजार की अस्थिरता में संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफे की लालच में ट्रेडर अक्सर अपना नियम तोड़ बैठते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं या बिना कंफर्मेशन के पोजीशन बना लेते हैं। कार्टर बार बार यह बात दोहराते हैं कि जोखिम प्रबंधन ही सफलता की असली चाबी है। यहाँ वे एक विशेष रणनीति भी साझा करते हैं, स्केलिंग इन एंड स्केलिंग आउट, यानी आप अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बनाते हैं, एक झटके में नहीं, और जब मुनाफा आने लगे तो धीरे धीरे उसे बुक करते हैं ताकि अगर मार्केट पलटे तो नुकसान न्यूनतम रहे। लेखक यह भी बताते हैं कि ऐसे समय में ट्रेलिंग स्टॉप्स का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आप मुनाफे को लॉक कर सकते हैं बिना ट्रेड से बाहर आए। कार्टर ये मानते हैं कि वोलेटिलिटी के समय ट्रेडिंग एक मानसिक खेल बन जाती है। इस समय केवल चार्ट देखना काफी नहीं होता, आपको अपने डर और लालच को भी पढ़ना होता है, और यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करता है। इस अध्याय के अंत में लेखक एक भावनात्मक लेकिन प्रेरक संदेश भी देते हैं। वे कहते हैं
कि ट्रेडिंग से ज्यादा जरूरी है खुद को बेहतर बनाना। अगर आप हर हार से सीखते हैं, हर गलती को स्वीकारते हैं और हर जीत को भी विनम्रता से लेते हैं, तो न सिर्फ आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। अब जब यह अंतिम अध्याय समाप्त होता है, तो यह सवाल आपके सामने खड़ा होता है, क्या आप मार्केट की उस उथल पुथल में भी स्थिर रह सकते हैं जब हर कोई घबराया हुआ हो? और क्या आप अपने भीतर इतना संतुलन ला सकते हैं कि मुनाफे में भी संयम बना रहे और नुकसान में भी सीखने की शक्ति? क्योंकि एक सच्चा मास्टर सिर्फ ट्रेंड्स को नहीं पकड़ता, वह खुद को भी समझ लेता है।